प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक सृजन के अध्याय 6 के कवि शमशेर बहादुर सिंह का जीवन परिचय एवं कृतित्व तथा उनके द्वारा रचित उषा कविता की सप्रसंग व्याख्या का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले उनका संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं। प्रगतिशील और बिंबधर्मी कवि के रूप में प्रसिद्ध श्री शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ था। इनके पिता का नाम तारिफ सिंह एवं इनकी माता का नाम परम देवी था। मात्र जब वे 8 वर्ष के थे तब उनकी मां का निधन हो गया और जब वे 18 वर्ष के थे तब उनकी शादी धर्मवती से हुई थी और मात्र 6 साल उनके साथ निभाकर पत्नी भी टीबी से चल बसी थी। इस प्रकार से जीवन के अभाव में उनके कवित्व को दुर्बल नहीं बनाया बल्कि धारदार बनाया और अभाव में भी विभावों को चुनकर उन्होंने काव्य सृजन किया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में हुई और उच्च शिक्षा गोंडा और प्रयागराज से हुई। बीए उन्होंने गोंडा से किया और एमए के लिए वो प्रयागराज में अध्ययन करने के लिए गए थे। उनकी शुरू से ही रंग चित्रों और रेखाओं में रुचि थी। इस कारण से उन्होंने 1935 से 36 के बीच दिल्ली के प्रसिद्ध वकील बंधुओं से चित्रकारी सीखी। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी नहीं हूँ मैं, उदिता बात बोलेगी, हम नहीं इतने पास अपने, काल तुझसे होड़ है मेरी, सुकून की तलाश, ये इनकी काव्य संग्रह हैं। इनके कहानी संग्रह प्लाट का मोर्चा और निबंध संग्रह है दो आब है। इसके अतिरिक्त इन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया और वे खुद को हिंदी उर्दू में दो आब के नाम से वो जानते हैं, प्रसिद्ध हैं। दो आब का अर्थ है दो धाराओं का मिलन। उन्होंने अनेक सम्मान और उपलब्धियां प्राप्त की। अजय द्वारा संपादित दूसरे सप्तक के प्रमुख कवि हैं। इसके अतिरिक्त 1977 में उनकी जो रचना थी चुका भी नहीं हूँ मैं पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। 1987 में मैथिली शरणगुप्त पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1989 में उन्हें कबीर सम्मान प्राप्त हुआ। उनके साहित्य की प्रमुख विशेषताओं में प्रगतिवादी विचारधारा का प्रमुख प्रभाव था। यथार्थ का सुंदर चित्रण उनकी काव्य में दिखाई देता है और पीड़ित समाज के प्रति सहानुभूति उनके काव्य में होती है। भाषा शैली और भाषा की बात करें तो उन्होंने ये जो कविता है खड़ी बोली में लिखी है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनूठे बिंबों और प्रतीकों का सुंदर प्रयोग किया है। शब्द चित्रों का प्रभावशाली प्रयोग, अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग और मुक्तक छंद में उनकी रचनाएं हैं। खुद को उर्दू और हिंदी का दोआब मानने वाले शमशेर की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। ये संधि एक और साहित्य, चित्रकला और संगीत की है, दूसरी ओर मूर्तता, अमूर्तता की तथा इंद्रियेतर की है। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील
और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि शमशेर की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है। उनकी ये बिंबधर्मिता शब्दों में रंग, रेखा, स्वर और कूची की अद्भुत कशीदाकारी का मादा रखती है। उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल पाटता है बल्कि भाषातीत हो जाना चाहता है। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों को दिया है। सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथकर कविता का महल बनाता है तो वह ठोस होता ही है, अनुगूंजों से भरा होता है। वह पाठक को न केवल पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करता है बल्कि सुनने और देखने को भी आमंत्रित करता है। बिंबधर्मी कवि के रूप में विख्यात शमशेर की कविता में प्रगतिशील कवि की वैचारिकता तथा प्रयोगधर्मी कवि की शिल्प विधा का अनूठा संगम मिलता है। कवि द्वारा रचित सौंदर्य के अनूठे चित्र पाठकों के मन को भाते हैं। उषा कविता में भोर के समय होने वाले सूर्योदय का अनूठा शब्द चित्र है। सूर्योदय से दृश्यों को मनोहारी घरेलू बिंबु में बदलकर कवि ने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। ये बिंब हमें गांव की मोहक भोर एवं जीवंत परिवेश का साक्षी बनाते हैं। भाषा, बिंब, लय तीनों का मणि कांचन यानी मणि प्लस कंचन, मणि का मतलब मोती और कंचन का मतलब सोना, यानी मोती और सोना मिलकर जिस प्रकार से किसी वस्तु को बहुमूल्य बना देते हैं, उसका महत्व बढ़ जाता है, उसी प्रकार से उनके काव्य में भाषा, बिंब और लय का संयोग है। कवि प्रातःकालीन सूर्योदय का मूक दृष्टा मात्र न बनकर भोर के जीवंत परिवेश को जीवन के चिर परिचित बिंबु में अभिव्यक्त कर सृष्टा के रूप का एहसास कराता है। राख से लिपा हुआ चौका, बहुत काली सिल, स्लेट या लाल खड़िया, चाक ये हमारे सामान्य घरेलू परिवार के बिंब हैं, लेकिन इनमें भी अनूठा सौंदर्य है। कवि का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था तेज बहादुर सिंह। इनकी माँ हमेशा इन्हें राम लक्ष्मण की जोड़ी कहा करती थी। 12 मई 1993 को अहमदाबाद में कवि ने अंतिम सांस ली और इसी के साथ ये जोड़ी भी बिछुड़ गई। अब हम कवि द्वारा रचित उषा कविता का अध्ययन करेंगे। यहाँ उषा का तात्पर्य रात ढलने से लेकर सूर्योदय होने तक का समय उषा कहलाता है। इसमें कवि ने सूर्योदय के समय जो आकाश का रंग दिखाई देता है, जो प्रतिपल सूर्योदय के कारण जो रंग और दृश्य दिखाई देते हैं, उन्हीं को कवि ने नए उपमानों और बिंब के माध्यम से प्रस्तुत किया है। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। सबसे पहले हम कठिन शब्दार्थ देखते हैं। तो सबसे पहले नभ, नभ का अर्थ है आकाश। भोर, भोर का अर्थ है प्रभात, सवेरा। लिपा हुआ, लीपना। हमारे गांव में जब जो चौका होता था उसको राख या मिट्टी और गोबर से उसको लिपा जाता था, पोता जाता था। चौका, चौका कहलाता है। आप दृश्य में भी देखेंगे जो रसोई है उसका फर्श है
वो चौका कहलाता है। जिस प्रकार से हम ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये चौका कहलाता है। तो इस प्रकार से ये हुए कठिन शब्दार्थ। अब हम प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा कविता से लिया गया है, जिसमें कवि ने भोर के समय का एक अनूठा शब्द चित्र अंकित किया है। व्याख्या लिखते हैं। कवि कहते हैं कि प्रातः काल का जो आकाश है वो एक गहरे नीले शंख जैसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो आकाश का रंग होता है वो गहरा नीला होता है। लेकिन कवि ने यहाँ नए उपमान से इसकी तुलना करते हुए बताया गया है कि वो कैसा दिखाई देता है, एक नीले शंख जैसा दिखाई देता है। शंख वैसे सफ़ेद ही होते हैं, लेकिन कवि ने कल्पना की है कि गहरा नीला रंग का ये शंख है, उसी के समान आकाश दिखाई देता है। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। कवि आगे कहते हैं कि ज्यों ज्यों सूर्य उदय होने की ओर होता है, त्यों त्यों उसका रंग प्रतिपल परिवर्तित हो रहा है, और अभी ये जो आकाश है उसमें थोड़ी काला या गहरा स्लेटी रंग का हो जाता है, और उसके कारण कवि ने उसे राख से लिपे हुए चौके के समान बताया गया है। कल्पना करते हुए कवि कहते हैं, मानो ऐसा लगता है कि जैसे जो चौका है रसोई घर का, उसको अभी अभी राख से लिपा है, और लीपने के कारण उसमें नमी है, इस कारण से वो अभी गीला है। ये कवि ने संभावना व्यक्त की है। अभी अभी लिपे जाने के कारण वो गीला दिखाई देता है। आप दृश्य में देखेंगे कि जैसे ये यहाँ दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार से ये आकाश गहरे नीले के स्थान पर अब स्लेटी रंग का या हल्का काला रंग का दिखाई देता है। कवि यहाँ तुलना करते हुए नीला जो आकाश है उसकी तुलना पहले शंख से की है कि तो शंख पवित्रता का प्रतीक है, उसी प्रकार से सुबह का जो आकाश गहरा नीला है वो भी पवित्र है, स्वच्छ है, साफ है। इस कारण से दोनों की तुलना की गई है। बाद में कवि ने उसी आकाश की तुलना लिपे हुए, राख से लिपे हुए चौके से की है। यहाँ भी पवित्रता का ही प्रयोग हुआ है। दोनों में जो चौका होता है उसको भी हम स्वच्छता के लिए, पवित्रता के लिए उससे लिपा जाता है। वैसे ही आकाश भी उसी प्रकार से स्वच्छ, साफ और बिल्कुल पवित्र है। विशेष में लिखेंगे, कवि ने प्रातःकाल के दृश्य को एक घरेलू बिंब के द्वारा प्रस्तुत किया है। दूसरा बिंदु लिखेंगे, प्रातः के आकाश में लिए कवि द्वारा रंगों का चुनाव वास्तविकता के निकट है कि पहले नीला रंग है, फिर उसका राख से लिपे हुए के समान हो जाता है। और कवि ने कोष्टक में जो अतिरिक्त सूचना दी है, जो कोष्टक का प्रयोग होता है वो अतिरिक्त जानकारी देने के लिए या किसी तथ्य को स्पष्ट करने के लिए दिया जाता है। तो कवि ने एक नया प्रयोग किया गया है, इसीलिए कवि को प्रयोगधर्मी कवि कहा जाता है कि उन्होंने कोष्टक में भी ये नए तरीका का प्रयोग किया है। तो ये भी अपने आप में अनोखा है और नया प्रयोग उन्होंने किया है। कवि की दी गई उपमाएं नए प्रयोग हैं, और यहाँ पर हम भाषा की बात करें तो खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और शैली बिंब विधायनी है। और अलंकार की हम यहाँ बात करें तो पहली पंक्ति में प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, और राख से लिपे हुए चौके में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। क्योंकि जहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है वहाँ वैसे
मनो, मानु, मनहु इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, परंतु कवि ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग न करके भी संभावना व्यक्त की है, और कि जैसे आकाश का रंग राख से लिपे हुए चौके के समान है, ये संभावना है, इस कारण से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है।